नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है इंग्लैंड में संसदीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं। हम जानते हैं कि यूरोप में प्रथम प्रजातंत्र इंग्लैंड में ही विकसित हुआ था। इंग्लैंड में संसद की स्थापना का प्रारंभ 1066 ईस्वी से नॉर्मन एंजीमन के काल से देखा जा सकता है। इससे पहले शासक निरंकुश होते थे और उन शासक जो थे वो अपने मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करते थे, लेकिन वो कोई बाध्य नहीं होते थे कि वो अपने मंत्रिमंडल की बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। राजा का निर्णय ही सर्वोपरि होता था। लेकिन नॉर्मन एंजीमन ने एक विद्वानों की एक संस्था बनाई जिसे विटाम नाम दिया गया, और इस संस्था के विद्वानों की सलाह वो हर महत्वपूर्ण कार्य में लिया करते थे और उनकी बात को मानते थे और उसी के अनुसार वो अपने निर्णयों को पारित करते थे। बाद में एडवर्ड प्रथम, जिनका शासनकाल 1272 से 301 ईस्वी था, इनके काल में संसद ने प्रगति की और संसद स्पष्ट रूप से दो सदनों हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में बट गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पादरी वर्ग जो कि धार्मिक प्रमुख होते थे, अभिजात्य वर्ग जो कि प्रशासनिक अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारी होते थे, और राजवंश के लोग जो थे वो रहते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और हाउस ऑफ कॉमन्स में जनप्रतिनिधि के लोग होते थे। जो कि 1485 से 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड में सत्ता में था। इसके शासक बहुत ही प्रबुद्ध और उदार थे। ट्यूडर राजवंश के पहले शासक हेनरी सप्तम, जिनका शासनकाल 1485 से 1603 ईस्वी तक था, इन्होंने नियमित संसद के अधिवेशन बुलाए और संसद को शक्तियां प्रदान की। दूसरे शासक हेनरी अष्टम, जिनका शासनकाल 1509 से 1547 ईस्वी था, इन्होंने एंग्लिकन चर्च की स्थापना की। एंग्लिकन चर्च प्रोटेस्टेंट चर्च होता है। हमने आपको बताया है कि ईसाईवाद दो भाग के दो संप्रदाय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे, और इंग्लैंड का जो प्रोटेस्टेंट था वो एंग्लिकनवाद कहा जाता था, और उनके अनुयायी, उनके प्रोटेस्टेंट के मानने वाले ने अपने अलग एंग्लिकन चर्च की स्थापना करते थे और वो अपना प्रोटेस्टेंट धर्म मानते थे और उस चर्च में वो जाते थे। तो सम्राट हेनरी अष्टम ने प्रोटेस्टेंट वादियों को के प्रति उदारता दिखाई, उन्हें अधिकार दिए और उनके लिए एंग्लिकन चर्च की स्थापना की भी स्वीकृति दी, और इसी के साथ संसद के अधिकारों में भी उन्होंने बढ़त की। इसके बाद में समय आया है एलिजाबेथ प्रथम का, जो कि 1547 से 1603 ईस्वी तक इंग्लैंड में सत्ता पर रहीं। एलिजाबेथ प्रथम एक बहुत ही प्रबुद्ध महिला थी, शासिका थी। उन्होंने प्रोटेस्टेंट वादियों के साथ बहुत उदारतापूर्वक व्यवहार किया, और इसके साथ ही उन्होंने इंग्लैंड की औद्योगिक स्थिति को और संभाल कर आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया, और इसके साथ ही उन्होंने संसद को भी कई अधिकार प्रदान किए, जिससे कि संसद के अधिकारों में वृद्धि हुई। एलिजाबेथ प्रथम निसंतान थी, अतः इनकी मृत्यु के बाद इनके एक निकट संबंधी स्कॉटलैंड के शासक जेम्स को सत्ता प्राप्त हुई, जो कि स्टुअर्ट वंश के थे, और इस प्रकार सत्ता ट्यूडर वंश के शासकों के हाथ से निकलकर स्टुअर्ट वंश के हाथ में आ गई। अतः इंग्लैंड पर स्टुअर्ट वंश स्थापित हुआ। ट्यूडर राजवंश के बाद में स्टुअर्ट राजवंश सत्ता में आया, और स्टुअर्ट राजवंश 1603 से लेकर 1688 ईस्वी तक इंग्लैंड में सत्ता में बना रहा। ट्यूडर राजवंश के शासकों के विपरीत स्टुअर्ट राजवंश के शासक निरंकुश और कैथोलिक थे। स्टुअर्ट राजवंश के प्रथम शासक जेम्स प्रथम, जिनका शासनकाल 1603 से 1625 था, बहुत ही ज़्यादा निरंकुश और कैथोलिक शासक था। इसने सत्ता में आते ही प्रोटेस्टेंट वादियों पर अत्याचार प्रारंभ किए और कैथोलिकों को प्रमोशन देना शुरू किया, और इसने संसद पर भी विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए, और जिसके परिणाम स्वरूप इसने अंततः संसद को भंग कर दिया। जेम्स प्रथम के बाद इसका पुत्र चार्ल्स प्रथम सत्ता पर आया, इंग्लैंड का सम्राट बना, जिसका शासनकाल 1625 से लेकर 1649 ईस्वी तक था। यह अपने पिता जेम्स प्रथम से भी ज्यादा उग्र
और निरंकुश सिद्ध हुआ और इसने 1640 ईस्वी में जनता पर अनावश्यक कर लगाने चाहिए और इसका आरोप संसद के ऊपर मढ़ने के लिए इसने संसद का अधिवेशन बुलाया ताकि वो ये सिद्ध कर सके कि जो भी जनता पर अनावश्यक कर लग रहे हैं वो संसद लगा रही है, न कि सम्राट। संसद ने ऐसा करने से मना कर दिया, तब सम्राट ने संसद को भंग कर दिया और इस काल की संसद को लघु संसद या शॉर्ट पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। परंतु संसद और जनता के विरोध के कारण इसे पुनः संसद को गठित करना पड़ा और इस बार यह संसद चार्ल्स प्रथम की मृत्यु के बाद भी बनी रही, 20 वर्षों तक लगातार बनी रही और इसे लॉन्ग पार्लियामेंट या दीर्घ संसद के नाम से जाना जाता है। 1649 ईस्वी में सम्राट चार्ल्स प्रथम की निरंकुश नीतियों के कारण इंग्लैंड में गृहयुद्ध सी स्थिति बन गई, जिसे प्यूरिटन क्रांति कहा जाता है। इंग्लैंड की सत्ता पर क्रॉमवेल शासन स्थापित हुआ, जो कि 1653 से 1660 ईस्वी तक चला। 1653 ईस्वी में संसद के एक क्रांतिकारी नेता क्रॉमवेल, जिन्होंने प्यूरिटन क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इन्होंने रैंप पार्लियामेंट को भंग करके सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली और सैनिक शासन की स्थापना की। इसे क्रॉमवेल शासन के नाम से जाना जाता है। 1658 ईस्वी में क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद इनके पुत्र रिचर्ड क्रॉमवेल ने सत्ता अपने हाथों में ली, परंतु वह जनता को संतुष्ट करने में सफल नहीं हो सके। जनता अब सैनिक शासन की निरंकुशता से ऊब चुकी थी और अतः संसद और जनता ने मिलकर पुनः चार्ल्स द्वितीय, स्टुअर्ट वंश के ही चार्ल्स द्वितीय का सिंहासनारोहण करके 1660 ईस्वी में इंग्लैंड में राजतंत्र की स्थापना की। ही चार्ल्स द्वितीय भी एक निरंकुश और कैथोलिक सम्राट था। इसने भी अपने पूर्वजों की भांति ही प्रोटेस्टेंट लोगों पर अत्याचार करने प्रारंभ किए और संसद को हीन बनाना प्रारंभ किया। इस पर संसद और जनता ने चार्ल्स के बेटी मेरी और इसके दामाद विलियम, जो कि हॉलैंड के शासक थे उस समय में, उन्हें आमंत्रित किया कि आप इंग्लैंड पर आक्रमण करें और चार्ल्स को यहाँ से हटाकर और सत्ता पर अधिकार ग्रहण करें। विलियम और मेरी ने उनकी बात को माना और एक सेना लेकर वो इंग्लैंड आ गए। चार्ल्स द्वितीय बहुत दुखी हुआ और उसने ये कहा कि ईश्वर, अब क्या हो सकता है जब मेरे ही संतानें मेरे खिलाफ हैं। चार्ल्स द्वितीय ने कोई युद्ध नहीं किया और चुपचाप सत्ता को अपनी बेटी और दामाद के पक्ष में छोड़कर अपने मित्र राष्ट्र फ्रांस चला गया और वहीं पर कालांतर में उसकी मृत्यु हुई। विलियम और मेरी प्रोटेस्टेंट थे और उनके समय में संसद को असीम अधिकार प्राप्त हुए। इनके समय में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए संसद में वो ये थे कि सर्वप्रथम संसद और सम्राट के बीच की जो कटुता चली आ रही थी स्टुअर्ट वंश के शासकों में बहुत समय से, उसका समापन हुआ और संसद को जो भी उन्हें प्रभुसत्ता चाहिए थी वो उसको दी गई। संसद का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निश्चित किया गया। उसके बाद में पुनः संसद का गठन होना तय हुआ और एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर एक परिवर्तन हुआ वह था उत्तराधिकार अधिनियम 1701। इस अधिनियम के तहत भविष्य में इंग्लैंड पर केवल प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को मानने वाला ही शासक बन सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य कैथोलिक उत्तराधिकारी को कभी भी इंग्लैंड का सम्राट नहीं बनाया जा सकता। विलियम तथा मेरी निसंतान थे, अतः उनकी मृत्यु के बाद में चार्ल्स की दूसरी पुत्री एन को सत्ता दी गई और एन की मृत्यु के बाद में जेम्स प्रथम की प्रपौत्री सोफिया और उसके पुत्र जॉर्ज को सत्ता दी गई। सोफिया और जॉर्ज जर्मनी के हनोवर वंश के थे, तो उनके सत्ता ग्रहण करते ही इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का समापन हुआ और हनोवर वंश की नींव पड़ी।
राजवंश की सत्ता इंग्लैंड में 1714 से लेकर 1901 ईस्वी तक रही। हनोवर राजवंशीय शासक प्रबुद्ध, उदार और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को मानने वाले थे और संसद की गतिविधियों में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करते थे। हनोवर वंश में संसद को अप्रतिम शक्तियां प्राप्त हुई। इस काल में मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति या पदमुक्ति जो कि सम्राट के हाथ में थी, सम्राट ने उसका अधिकार भी संसद को ही दे दिया। प्रथम दो हनोवर शासकों जॉर्ज प्रथम, जिनका कार्यकाल 1714 से 1727 ईस्वी था, तथा जॉर्ज द्वितीय, जिनका शासनकाल 1727 से 1760 ईस्वी था। इन्होंने अपनी प्रशासनिक उदासीनता के कारण अपने विश्वास पात्र मंत्री को ही संसद की अध्यक्षता का भी उत्तरदायित्व सौंप दिया। मध्यम वर्ग के उत्कर्ष के साथ ही हाउस ऑफ कॉमन्स के अधिकारों में भी वृद्धि हुई और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का महत्व घटा। इस काल में कार्लपोल प्रथम प्रधानमंत्री था, जिसका कार्यकाल 1721 से 1742 ईस्वी था। इसने सर्वप्रथम संसद में कैबिनेट व्यवस्था का प्रारंभ किया। इसके समय में कैबिनेट व्यवस्था का उदय हुआ और कालांतर में महारानी विक्टोरिया के समय में, जिनका शासनकाल 1837 से 1901 ईस्वी था, जब वो सम्राट बनी तो सम्राट मात्र एक संवैधानिक प्रधान बनकर रह गया और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री ही सर्वेसर्वा, सत्ता का सर्वेसर्वा बन गया। इंग्लैंड की संसद में दलगति पद्धति का विकास स्टुअर्ट काल के पूर्व ही होना प्रारंभ हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप संसद स्पष्ट रूप से दो सदनों हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में बंट गई थी। राजा के पक्षधरों को कैवेलियर तथा संसद के पक्षधरों को राउंड हेड कहा जाता था। बाद में चार्ल्स द्वितीय के काल में यही दल हिप दल यानी उदारवादी दल तथा टोरी दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि टोरी दल राजा का समर्थक था और युग दल जो था, उदारवादी दल जो था, वो संस्कृत का समर्थक था। इन दोनों दलों के रूप में विकसित हुआ। कालांतर में युग दल ही लिबरल पार्टी के रूप में और अधिक विकसित हुआ। 1906 में एक नवीन दल का गठन हुआ जिसे लेबर पार्टी के नाम से जाना जाता था और भारत की स्वतंत्रता के समय 1947 ईस्वी में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की ही सरकार थी और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। धन्यवाद।